रहीम। चलिए तो साथियों, आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो भी हमारी जो है वो मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी हम बात करेंगे आपसे मेडिकल सब्जेक्ट के हवाले से, तो ये एक आम मरीज़ों के लिए है और लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसमें चीज़ें अगर उस तरह से ना आपको लगें तो इसमें हम आपको सिर्फ यही मशवरा देंगे कि आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं, वो जो आपको बेहतरीन मशवरा देंगे। दूसरी बात ये कहनी थी आप लोगों से कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और ताकि हम इस काम में और अच्छे से लगे रहें। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। तो जनाब, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम कॉमन टॉपिक को उठाएं ताकि लोगों की इस्लाह, लोगों को इन्फॉर्मेशन, लोगों को इसके बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को आपके आगे रखता हूँ, वो ये है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या 12 साल तक का बच्चा हो, क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक में बच्चों की उम्र मुख्तलिफ समझी जाती है। हमारे पाकिस्तान में जो है वो 13 साल तक के, 14 साल के बच्चे को भी पीडियाट्रिक वाले देखते हैं, और बहुत सारे ममालिक में 11 साल तक, बहुत सारे ममालिक में 12 साल तक। इस तरह से मुख्तलिफ़ ममालिक में जो बच्चों को देखने वाले डॉक्टर होते हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ वक्त के हिसाब से, मुख्तलिफ़ उनकी एज के हिसाब से उसे पीडियाट्रिक काउंट करते हैं। खैर, मेरा मकसद इधर आपको पीडियाट्रिक सर्जरी की, एक बहुत ही पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की ख़ास तौर पे, यानी कि बच्चों की दिमाग की और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मसला बच्चों में पेश आता है कि बच्चे या तो हाथ से गिर जाते हैं, या बच्चे वैसे गिर जाते हैं, या बच्चों को कोई चीज़ आके लग जाती है, बच्चे गाड़ी में बैठते हैं, खुदा ना खाता कोई एक्सीडेंट ना भी हो, ज़ोर से ब्रेक लगाया, बच्चा लुढ़क के नीचे गिर गया। बच्चे हाथ से झूला झुलाते हुए, आमतौर पे लोग बच्चों को उछालते हैं हवा में, और उछालने से भी वो बच्चा ज़मीन पे या कोई हार्ड जगह पे आके गिर सकता है और उससे सर में चोट लगती है। जब बच्चों को चोट लगती है, बच्चों के भागने दौड़ने से, बच्चों के गिरने से, आपके ज़ोर से बच्चे को हिलाने से, जिसे हम शेकी बेबी सिंड्रोम कहते हैं, कि बच्चे को आपने ज़ोर से हिला दिया, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसमें अंदेशा होता है कि बच्चे को सर पे चोट लग गई हो। अब बच्चे को जब सर पे चोट लगती है तो बच्चा जो होता है वो बड़े की तरह बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। कुछ बच्चे डर के मारे नहीं देते कि माँ बाप डर खेलने से मना कर देंगे, कुछ बच्चे वैसे ही डर जाते हैं चोट लगने से, कुछ बच्चों को वाकई बहुत चोट लग चुकी होती है। तो इस मामले में बच्चों के साथ जब मामला होता है तो वालिदैन को या उनके गार्जियंस को या उनके ख्याल रखने वालों को बहुत सारी एहतियातें करनी पड़ती हैं बच्चों के हवाले से। हमें अगर हम ये कहें कि बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए हमें भी बच्चों जैसा बनना पड़ता है, उसके लेवल तक आना पड़ता है। हम हर बच्चे को नहीं कह सकते कि तुम उठो, तुम मेरे लेवल पे आके खड़े हो जाओ और मेरे लेवल का तुम मुकाबला करो। ये बहुत ही मुश्किल और ना होने वाली बात है, ना इसकी उम्मीद बहुत ही ना होने के बराबर है। और इसमें कोई इस तरह की आप जब उम्मीद लगाते हैं तो आप अपने साथ भी ज़्यादती करते हैं कि ना, बच्चे को आप चाहते हैं कि बच्चा आपके लेवल पे आके खड़ा हो जाए। बच्चा आपके लेवल पे आके नहीं खड़ा हो सकता है, आपको अपने बच्चे के लेवल पे जाके खड़ा होना होता है। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको जब भी अंदेशा हो कि बच्चे को सर पे चोट लगी है, तो परेशान होना तो ये आपका कुदरती अमल है कि जिसके बच्चे को भी चोट लगेगी तो वो बसूरत किसी भी वजह के वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल लेंगे तो आप बच्चे को संभाल लेंगे। जैसे कि जहाज़ में भी बताया जाता है कि पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप को लगाएं, फिर बच्चे को लगाएं। उसका मकसद ये होता है कि आप पहले संभल जाएं ताकि आप बच्चे को संभाल सकें। ये नहीं कि बच्चा कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसको ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा तो आपको संभालने से रहा। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने आप को संभाल लें ताकि फिर आप बच्चे को संभाल सकें। तो यही
जो अमल होगा यही बात जो होगी वो यहाँ पर भी डाली जाएगी और अप्लाई की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो आप लोगों के आगे गुजारिश करने लगा हूँ वो ये है कि अपने आप संभाल लें। एक तो बच्चे को आप गौर से देख लें, कहीं कोई ऐसे बैरूनी चोट तो नहीं लगी, यानी कहीं खून बह रहा हो सर से, सर के पिछले हिस्से से, बालों में अक्सर बेशतर पता नहीं चलता कि बच्चे को खून बह गया है, कि बालों के अंदर तो नहीं खून बह गया। आप हाथ लगा के बच्चे को आस्ते आस्ते नरम नरम हाथ से चेक कर लें, कहीं गीलापन लग रहा है तो ज़रा लाइट में लेकर देख लें कहीं उसे खून तो नहीं बह रहा। बहरहाल अगर खून बह रहा है तो भी तो उस पर हल्का सा प्रेस करके गॉज से, कपड़े से, दुपट्टे से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ताकि वो खून का बहना किसी हद तक बंद हो सके। कोई भी चीज़, कोई भी दुपट्टा हो या लंबा कपड़ा हो, उससे उसके सर के तरफ उसे मतलब कि लपेट दें ताकि वो खून बहने, एक प्रेशर बन जाए ताकि वो खून ना बहे। अगर देखते हैं कि कोई ऐसा बात नहीं है कि बच्चे को इधर अतराफ में कोई खून नहीं बह रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर क्या करें, एक पट्टी लगाएं उसके चारों तरफ, वो पट्टी लगाएं अगर खून बह रहा है। अगर खून नहीं बह रहा, देखें कोई सूजन तो नहीं कई जगह पर। अगर सूजन है तो आपने उस पर पट्टी नहीं लगानी, क्योंकि अगर सूजन हो रही है, गोमड़ा बन गया है चोट लगने से, उस पर आपने पट्टी नहीं लगानी, क्योंकि वो खून जो कि खोपड़ी के बाहर जमा हो रहा है, जिसे हम अपनी ज़बान में सब गेलियल हीमाटोमा कहते हैं, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होता। सब गेलियल हीमाटोमा से जान जाने का खतरा न होने के बराबर, बिल्कुल नहीं। कोई बहुत वो ख़ास हालात में हो तो हो, लेकिन उससे कोई जान जाने का या उसके जान को कोई मामूली सा भी ख़तरा नहीं होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी उस हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना हो, ना अपने आप को परेशान करें, ना बच्चे को। तो जब भी गोमड़ा देखें तो गोमड़े के ऊपर पट्टी नहीं बांधनी है आपने, ताकि अच्छा हल्की बांधना चाहते हैं, बहुत हल्की, लेकिन प्रेशर वाली पट्टी नहीं, कि वो जो गोमड़े का जो खून है वो खोपड़ी के अंदर या स्कल के अंदर चला जाएगा। अगर वो स्कल के अंदर चला जाएगा या उसको रास्ता अंदर मिलेगा तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और उससे एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा हो सकता है, यानी कि खोपड़ी के अंदर खून का जमा हो जाना, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर खोपड़ी के बाहर खून जमा हो भी जाता है खाल के नीचे तो कोई परेशानी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, उसे सब गेलियल हीमाटोमा कहते हैं। दोबारा बोलता हूँ, सब गेलियल हीमाटोमा। अच्छा, ये जो होता है ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होता है, ये वक्त के साथ साथ इसको 3 हफ्ते लगते हैं और 3 हफ्ते में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और आमतौर पे ये होता है कि जब बच्चे गिर जाते हैं, चाहे बड़े भी गिर जाएं, लेकिन अभी हम चूँकि बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बच्चे जब गिर जाते हैं तो उनके मामले में आमतौर पे क्या होता है कि ख़तरनाक बात उस वक्त थोड़ी सी महसूस की जा सकती है। अगर आप देख रहे हैं कि नाक में से खून बह रहा है या कान में से खून बह रहा है, ये वो वक्त होता है जिसमें आपने इंतज़ार नहीं करना है और डॉक्टर के पास उसे लेके जाना है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी खोपड़ी का बेस होता है, स्कल बेस होता है, हो सकता है उसका फ्रैक्चर हो, और अगर उसका फ्रैक्चर हो तो फिर थोड़ा सा मतलब मसला होता है। मसला ये तो नहीं होता कि कोई बहुत ही ज़्यादा जान खतरा है, लेकिन फिर भी उस वक्त हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है कि अगर कान में से खून आ रहा है, यानी स्कल बेस का फ्रैक्चर हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो, हमेशा हो सकता है, उसको आपने एक्सक्लूड करना है। वो क्या कौन करेगा? आप नहीं कर सकते, आप डॉक्टर थोड़ी हैं। जो डॉक्टर होगा, न्यूरोसर्जन होगा, आप उसके पास लेके जाएंगे। तो जो भी करीबी न्यूरोसर्जन आपके पास मौजूद होगा, आपने उसके पास ये लेके जाना है कि भाई खोपड़ी के नीचे फ्रैक्चर है, नाक के पास इधर फ्रैक्चर है, या कोई नाक का फ्रैक्चर है, उससे भी खून आ सकता है। नाक के ऊपर फ्रैक्चर है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती, वो उसको फिर आराम से भी देखा जा सकता है। लेकिन नाक में तो खून बह रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो नाक में से नहीं बह रहा, मतलब कि नाक की वजह से नहीं बह रहा, बल्कि नाक के नॉस्ट्रिल्स में से या नाक के जो हमें ये जो ओपनिंग सल्लाने दिए हैं, ये इसमें से बह रहा है, तो फिर हमें शक पड़ता है कि ये कहीं स्कल बेस का ना, तो उसमें भी हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, और वो डॉक्टर जो है हमें बेहतरीन मशवरा उस मामले में दे सकते हैं। कान में से अगर खून बह रहा है तो भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से बच्चों में अगर चोट लगी है और वो गनूदगी का शिकार हो रहा है, यानी कि आप अपने बच्चे को आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो कब
सोता है, किस हालत में सोता है, किस पोजीशन में सोता है, किस तरह से उसका सोने का अंदाज़ है, किस तरह से आपने उसको देखा है कि वो सो रहा है। तो जिस तरह से भी आप उनको देखते हैं कि बच्चा मेरा इस तरह सो रहा है और वो मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा, मुझे एहसास नहीं हो रहा, और इसमें अगर बच्चे की माँ मौजूद है और अगर वो कह रही है कि मुझे नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा, तो उनका एहतराम करना ज़रूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बच्चे की माँ है, इस वजह से तो है ही कि वो बच्चे की माँ है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि वो बच्चे को सबसे अच्छा तरीके से जानती है, उनसे ज़्यादा अच्छा तरीके से, उनसे ज़्यादा मतलब कि अहमियत के साथ, उनसे ज़्यादा कोई भी मतलब कि बच्चे को न जानता है न जान सकता है। अगर आप समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई बच्चे को जान सकता है, तो मेरे तजर्बे में, जो कि 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट होने का पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, तो मैंने तो यही देखा है कि माँ से ज़्यादा शायद ही कोई ज़्यादा जानता हो। माँ बहुत ज़्यादा जानती है, बहुत ज़्यादा जानती है, और इस मामले में माँ की रिस्पेक्ट करना मैं समझता हूँ हमारा अव्वलीन और सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, तो मैं आपके आगे ये भी गुजारिश करने लगा हूँ कि कभी कभी बच्चों को फिट्स पड़ जाते हैं, मिर्गी के झटके, चोट लगने की वजह से। अब चोट लग रही है, उसकी वजह से मिर्गी के झटके पड़ रहे हैं, घबराहट हो रही है बच्चे को, बच्चा काँप रहा है, तो ये भी बड़ी ही मतलब ये कि मामूली बात नहीं है, ये भी थोड़ी ख़तरनाक बात है, और उसमें भी डॉक्टर के साथ रुजू करना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त आप ट्रीट नहीं कर सकते बच्चे, जूता सूंघाना, ये सब चीज़ें वंस फॉर ऑल टोटकों में, मेडिकल में हमने इसको देखा नहीं है। जूता मोज़ा सूंघाने से कोई फिट्स कम हो जाते हों या रुक जाते हों। अब वो हो सकता है चोट लगने की वजह से हो, दिमाग के खून बह जाने की वजह से हो, बच्चा गिर गया है अल्लाह ना करे तो उसकी वजह से खून बह रहा हो, और शेकी बेबी सिंड्रोम पे मैं चूँकि काफ़ी बड़ी एक वीडियो कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे अगर चाहते हो तो शेकी बेबी सिंड्रोम को देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत तफसील से बताया है कि बच्चों को इस तरह से उछालना बिल्कुल ख़तरनाक है, और बच्चों को ऐसे कि इस तरह से हिलाना कि उनका दिमाग बहुत बुरी तरह हिल जाए और उसमें फिर दिमाग के अंदर ज़ख़म आ जाए, तो वो बहुत बड़ा ख़तरनाक होगा। बच्चों का दिमाग में चोट इसलिए भी ख़तरनाक बहुत ज़्यादा होती है कि तो बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो सर के दर्द को भी बर्दाश्त करते हैं, आँख के दर्द को भी बर्दाश्त करते हैं, कोई और दर्द को, खून अगर स्कल बेस पे से अगर फ्रैक्चर हुआ है, खून जाके मुंह से, वो मुंह की खाने की नाली से वो पेट में चला जाता है और पता भी नहीं चलता खून अंदर बह रहा है, और पेट में जब वो उल्टी करता है तो इस टाइम पे बच्चों का एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चों का उल्टियाँ तो नहीं हो रही, मतलब चोट लगते ही उल्टी हो रही है। अब इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, हो सकता है बच्चे को कोई और बीमारी हो, वो गिर गया हो और उसको सर पे चोट लगी हो और उस वजह से भी उल्टी हुई हो, या फिर पुरानी ही कोई गले की बीमारी हो जिसकी वजह से वो गिर पड़ा हो और उसकी वजह से उल्टियाँ हो रही हों। तो इन तमाम बातों को एक्सक्लूड करना आपका काम नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी उसमें ट्रेनिंग नहीं है। इसमें डॉक्टर की, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है आपको, और न्यूरोसर्जन इसमें आपको बता सकते हैं। वैसे इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर इसमें डाल दूँ, ताकि अगर आपको कोई सवालात हों, कोई बात पूछनी हो, तो आप मुझसे किसी वक्त भी व्हाट्सएप पर या उस पर आप पूछें, जैसे भी मुमकिन होगा मैं आपको आंसर करूँगा। कमेंट्स में कोई चीज़ डालना चाहें उसमें डालिए, मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको आंसर करूँगा। अच्छा, डॉक्टर आमतौर पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर पहले आपसे पूछेगा कैसे गिरा था, क्या गिरा था। अगर आपने देखा है बच्चे को गिरते हुए, तो बंदा वो ज़रूर जाए जिसने देखा है बच्चे को गिरते हुए, ताकि वो बता सके तफसील के साथ कि क्या हुआ था। आमतौर पर बच्चे को भेज दिया जाता है जल्दी से, तो फिर डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, तो फिर वो आपको इतना ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं दे पाता जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मतलब ये कि ज़रूरी और रिक्वायर्ड रहती है। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बात ये होती है कि इन्फॉर्मेशन बंदा हो जाए जिसके पास इन्फॉर्मेशन हो, और वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उधर दे ताकि वो उधर उनको मदद मिल सके और डॉक्टर बच्चे को ट्रीट करने में। जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब एग्जामिन करेगा, आपकी हिस्ट्री पूछ लेगा, उसको लगेगा कि ये मामला
کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بول دے گا کہ آپ ہے نا دیکھیں الٹی تو نہیں ہو رہی، بے ہوش تو نہیں ہو رہا، نہ کوئی ایک طرف جسم کوئی کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، بچے کو کہیں پاؤں میں سن پنا یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی۔ اگر اس طرح کی باتیں وہ بچہ آپ کو کہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا، مطلب کہ ڈاکٹر بتا رہا ہے، تو آپ اس پہ عمل کریں اور پھر جب ضرورت پڑے تو آپ واپس آ جائیں اور ڈاکٹر کو دکھا دیں اگر خدا نہ خاصا ایسی کوئی بات ہو۔ اگر نہیں ہے تو بس خیریت ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو مسئلہ تھوڑا سا سیریس ہے، بچہ غنودگی میں یا فٹس ہے، تو ہو سکتا ہے بچے کو ڈاکٹر 24 سے 48 گھنٹے کے لیے اپنے پاس ایڈمٹ کر لے، اس کو ایڈمٹ کر کے ٹریٹ کرے اور اس وقت تک ٹریٹ کرتا رہے جب تک وہ بالکل بچہ ہیلدی نہ ہو جائے، بالکل مضبوط نہ ہو جائے یا بچہ خطرے سے باہر نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر اندازہ لگا لے گا، یعنی کہ نیورو سرجن اندازہ لگا لے گا۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ بچے کا سی ٹی اسکین کر سکتا ہے، بچے کا سی ٹی اسکین ایڈوائز کر سکتا ہے اور سی ٹی اسکین دیکھ کے وہ کنفرم کر سکتا ہے کہ وہ اندر چوٹ تو نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایک سے زیادہ سی ٹی اسکین کرنا بھی پڑ جاتے ہیں اور وہ پھر بہت ہی مطلب یہ کہ ضروری ہو جاتا ہے بچے کی جان بچانے کی حوالے سے۔ اور کبھی کبھی اگر خون بہہ جائے تو اور سی ٹی اسکین سے بھی ثابت ہو جائے کہ دماغ کے اندر خون بہہ گیا ہے اور ڈاکٹر کو اندازہ ہو جائے کہ یہ تو پھر وہ آپ کو آپریشن بھی ایڈوائز کر سکتا ہے۔ کوئی ایکسٹرا ڈیورل ہیماٹوما ہو، کوئی سب ڈیورل ہیماٹوما ہو، کوئی بڑا سا کنٹیوژن ہو، کوئی خون ایسا بہہ گیا ہو، کوئی ڈپریس فریکچر ہو گیا ہو، یعنی بون کا جو فریکچر ہے وہ ڈپریس ہو کے برین کو دبا رہا ہو، تو پھر یہ بہت ہی مطلب یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے اور اس میں پھر وہ آپریشن کرنا مطلب کہ لازم ہو جاتا ہے اور وہ اس آپریشن سے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مطلب کہ وہ آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، وہ ضروری بے انتہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اوائڈ کرنا، اپنے آپ کو دور بھاگنا اس سے کسی بھی صورت میں وہ جی مطلب یہ کہ آپ کو ایڈوائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ٹائم پہ ڈاکٹر کی سننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری رہتا ہے۔ اس طرح کے آپریشن جو ہوتے ہیں بچوں کے اگر صحیح ٹائم پہ، صحیح وقت پہ، صحیح طریقے سے کر لیے جائیں تو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز بہت کامیابی کے نتائج دیتے ہیں اور اس میں دیر کرنا، انتظار کرنا بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتا ہے اور بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں کو ہمبل اور بہت ہی مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ کبھی بھی انتظار نہ کیجیے اس معاملے میں اور فوراً سے بیشتر اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اپنی بات کو رکھنے کے لیے بجائے اپنی ضد کے بچے کی مطلب بہبود اور بچے کی فلاح کے حساب کے لیے، اس کی جان کی بچانے کے لیے وہ کریں۔ ڈاکٹر سے آپ تفصیل سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ایز اے نیورو سرجن آپ کو بہترین جو بھی مشورہ اس کے پاس ہوگا یا ہونا چاہیے وہ اس کو دینا چاہیے اور وہ دے گا۔ تو آج کا ٹاپک اس اختتام پر ختم کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب صرف انفارمیشن کے لیے لوگوں کی، اور اس میں اور تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے اچھے ڈیسیجن لے سکیں۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ گر گئے ہوں یا آپ کو خطرہ ہو کہ ان کو سر پہ چوٹ لگی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کو دوبارہ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔